अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में बायो 401 का लेक्चर नंबर 54 से लेकर 56 तक जो तीन लेक्चर्स हैं वो डिस्कस करेंगे, तो वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियोस जो हैं वो लेंथी हो जाती हैं, लेकिन आप उनको अगर पूरा देखते हैं तो आपको वो जितने भी लेक्चर्स उसमें बयान किए हुए हैं वो सारा उनके बारे में जितना भी डाउट होगा वो आपका क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। और फिर बाद में स्टूडेंट क्या कहते हैं कि सर आपने जो इम्पोर्टेंट थी वो नहीं बताए। तो भाई इम्पोर्टेंट मैं साथ साथ बताता हूँ, हर लेक्चर में बताता हूँ। जो एमसीक्यूज है, जो शॉर्ट क्वेश्चन है, सारा कुछ बता रहा हूँ। अगर आप देखेंगे तो ही आपको पता चलेगा। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो लेक्चर हमारे पास जो है इसमें प्रोबेबिलिटी सिंपल और कंडीशनल है। यानी जो सिंपल है उसमें यहाँ पर एक एग्जांपल उन्होंने दी हुई है कि ऑन सेट ऑफ प्रोबेबिलिटी जो है बलूगत के दौरान जो 18 इयर्स ओल्ड है उसकी एज है या उससे कम है, तो इसके बारे में प्रोबेबिलिटी जो है वो मालूम करनी है। ये एक सिंपल प्रोबेबिलिटी की एग्जांपल दी हुई है। यहाँ पर हिस्ट्री ऑफ मूड डिसऑर्डर दिया हुआ है, अर्ली एज दी हुई है, लेटर जिनकी ज़्यादा उम्र है और टोटल जिनकी मिला कर इतनी बनती। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास यहाँ एग्जांपल दी हुई है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको इसका कंसेप्ट थोड़ा सा दे देता हूँ कि जो ई है हमारे पास, ई ये देख रहे हैं आप, अर्ली। ठीक है, एन इवेंट ऑफ इंटरेस्ट दैट द एज ऑफ पर्सन सिलेक्टेड इज अंडर 18 इयर्स और यंगर। यानी जो इसमें इंटरेस्ट का इवेंट सिलेक्ट किया गया है उसकी जो शख्स है उसकी एज या तो 18 इयर्स है या उससे कम है। तो यहाँ पर जो फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है, पी ई इज इक्वल टू नंबर ऑफ अर्ली सब्जेक्ट्स एंड टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स। ठीक है, अर्ली हमारे पास कितने हैं, 141 है। ठीक है, और टोटल कितने हैं, 318 है। तो 141 तकसीम 318, ये हमारे पास 0.4434 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो जॉइंट प्रोबेबिलिटी है इसको देखना है कि ये क्या है। तो सबसे पहले ये आपने इसकी डेफिनेशन जो है वो याद रखनी है। ये प्रोबेबिलिटी कौन सी होती है, जब हम एक सब्जेक्ट लें, उसे रैंडम तौर पर उसे पिक करें। ठीक है, उसके बाद जो उससे करेक्टरिस्टिक्स है उसकी, वो एक ही वक्त में दो करेक्टरिस्टिक्स रखता हो। ऐसा सब्जेक्ट जो रैंडमली तौर पर पिक्ड हुआ और एक ही टाइम में दो उसकी खसूसियात हों, तो इस तरह की जो प्रोबेबिलिटी होती है उसको हम जॉइंट प्रोबेबिलिटी कहते हैं। ठीक है, तो हम इसको एग्जांपल से देखते हैं। यहाँ पर वही एग्जांपल दी हुई है कि हमने रैंडम पिक किया, 318 सब्जेक्ट पिक किए अर्ली से। ठीक है, विल बी पर्सन हु हैज़ नो फैमिली हिस्ट्री ऑफ डिसऑर्डर। तो हो सकता है कि जो लोग हैं फैमिली उनमें जो बीमारी वो ना हो। तो इसकी यहाँ पर ये दिया हुआ है कि जो प्रोबेबिलिटी है उसको हम सिंबलिक नोटेशन में किस तरह लिखते हैं, पी इन टू ई इंटरसेक्शन ए। यहाँ पर ये जो हमारे पास सिंबल है इसको हम इंटरसेक्शन कहते हैं या एंड भी कहते हैं। ठीक है, एंड भी कहते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ ई एंड ए या ई इंटरसेक्शन ए इंडिकेट्स द जॉइंट occurrence ऑफ कंडीशन ई एंड ए। ये ई और ए दोनों की जो कंडीशन है एक ही वक्त में सेम है, टू इसकी करेक्टरिस्टिक्स को ज़ाहिर कर रहा है। ठीक है, ये जॉइंट प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम इसी जॉइंट प्रोबेबिलिटी के बारे में, सॉरी, यहाँ पर हम हमारे पास आ गया कंडीशनल। वहाँ पीछे हमने सिंपल प्रोबेबिलिटी देखी, यहाँ कंडीशनल देखी। तो यहाँ पर अगर हम देखें हमारे पास जो फार्मूला है इसका वो क्या है, पी इंटू ई इंटरसेक्शन ए एन ई इंटरसेक्शन ए ओवर एन एस। तो यहाँ पर ई इंटरसेक्शन ए जो हमारे पास है वो क्या है, वो देखें यहाँ पर कि एट द इंटरसेक्शन द कॉलम लेबल्ड ई, ये ई है। ठीक है, और द रो लेबल्ड ए, और रो लेबल्ड ए, पहली रो जो है ये वाली। ठीक है, तो होता क्या है कि विल बी मेड फ्रॉम दिस डिनोमिनेटर्स वी राइट द जॉइंट प्रोबेबिलिटी। यहाँ पर अगर हम देखें ई और ए का जो इंटरसेक्शन है, जो कामली चीज़ है वो 28 है, वो इन्होंने लिख दिया। और एन एस जो है वो टोटल कितना है, 318 है, वो टोटल लिख दिया। ठीक है, सब्जेक्ट जो टोटल है वो 318 है। इसको जब तकसीम करें तो 0.0881 जवाब आता है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, जॉइंट प्रोबेबिलिटी फ़िलहाल जो ऊपर मैंने जितना भी आपको पढ़ाया है उसमें सिर्फ जॉइंट प्रोबेबिलिटी इंपॉर्टेंट है और इनके फार्मूले इंपॉर्टेंट है, सिंपल के, जॉइंट के और कंडीशनल के जो पीछे देखा फार्मूला। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास मार्जिनल प्रोबेबिलिटी। ये इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है कि रेफर्स टू द प्रोबेबिलिटी इन विच द न्यूमरेटर ऑफ द प्रोबेबिलिटी इज अ मार्जिनल टोटल फ्रॉम अ टेबल एंड डिनोमिनेटर इज द ग्रैंड टोटल फ्रॉम द टेबल। यानी इसमें क्या होता है कि जो प्रोबेबिलिटी होती है, न्यूमरेटर जो होता है ऊपर वाला होता है, डिनोमिनेटर नीचे वाला होता है। यानी ये हमारे पास है तकसीम, यहाँ पर एक है, यहाँ पर दो है।
तो ये जो है ये न्यूमरेटर होता है, इसे डी न्यूमरेटर कहते हैं, ठीक है। डिनोमिनेटर भी कहते हैं, डी नोमिनेटर भी कहते हैं और डी न्यूमरेटर भी कहते हैं। तो इसका जो ग्रैंड टोटल होगा वो इसके ग्रैंड टोटल के बराबर होगा, यानी इसका ग्रैंड टोटल इसके बराबर होगा। इसको हम देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर वही एग्जांपल दी हुई है। इसमें क्या है कि हमने पिक किया रैंडमली 318 पर्सन को, ठीक है, अर्ली एज में ऑफ द ऑनसेट ऑफ सब्जेक्ट। यहाँ पर वही बात किया हुआ कि 18 ईयर्स है, ये वही सेम फार्मूला इन्होंने लगाया हुआ है। किया गया है कि ग्रैंड टोटल ऑफ द न्यूमरेटर, यहाँ पर आपको सिर्फ समझाने की, ये ग्रैंड टोटल है ये न्यूमरेटर का, ठीक है। और जो ग्रैंड टोटल है किसका, डी न्यूमरेटर का, ये हमारे पास जो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद डेफिनेशन यहाँ पर एक और दी हुई है, यानी अगर हम जो कैटेगरीज है हमारे पास दो दी हुई हैं, एक ए की है दूसरी बी की है। यहाँ पर होना क्या है कि सिग्मा पी लगा दिया, ताकि यानी पूरा इसका जो हम मार्जिनल प्रोबेबिलिटी निकालने वाले हैं वो क्या है, इसकी जॉइंट प्रोबेबिलिटी का सम होगा। ये जॉइंट प्रोबेबिलिटी थी, ठीक है। इसका जो सम होगा वो क्या होगा, ये वाला सम जो ये मार्जिनल प्रोबेबिलिटी होगी, क्योंकि ये ग्रैंड टोटल होता है और न्यूमरेटर का भी न्यूमरेटर का भी, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास यहाँ पर इसी की एग्जांपल दी हुई है कि P अगर हम लें E इंटरसेक्शन ए, ये हम पर हमारे पास वन है, ये वाला ये ए है, ठीक है। देख रहे हैं ना आप, ये ए और इंटरसेक्शन ए लें तो ये 28 आ जाएगा, और इसका जो पूरे का ग्रैंड टोटल आपने लेना है उसको जो इसको तकसीम करेंगे तो हमारे पास जवाब आ जाएगा। इसी तरह बी का आ जाएगा, इसी तरह सी का और डी का, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये फिलहाल वही दिया हुआ जो आपने पीछे देखा है। We obtain the marginal probability by adding these four joint probability। हम marginal probability कैसे ले सकते हैं, ये सम है टोटल जो joint probability होती है उसका, ठीक है। यानी इसका सम लेंगे, इसका 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 सम का सम लिया तो हमारे पास जो इसकी marginal probability है, क्योंकि वो सम है joint probability का, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सिंपल सा है ये, कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ पर कंडीशनल जो प्रोबेबिलिटी है उसकी डेफिनेशन दी हुई है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन क्या है कि अगर ए और बी दोनों इक्वल हो, यानी ए इंटरसेक्शन बी हो, तो अगर इनको डिवाइड करें दोबारा बी की प्रोबेबिलिटी के साथ, तो यहाँ पर एक कंडीशन है कि बी वो है जो है वो ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसा कि अक्सर मैथ की इक्वेशन में होता है, जो फिजिक्स की जो नीचे वाला डी न्यूमरेटर होता है वो ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ज़ीरो के बराबर हुआ तो पूरा फार्मूला क्या होता है, ज़ीरो हो जाता है, ठीक है। तो इसी तरह इसमें क्या होता है कि ए और बी को अगर हम प्रोबेबिलिटी को डिवाइड करें, यहाँ आप देख सकते हैं, तो इसका पूरी का प्रोबेबिलिटी जो बी की प्रोबेबिलिटी पर डिवाइड करके हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। शर्त यह है कि जो बी की प्रोबेबिलिटी वो ज़ीरो के बराबर ना हो, ज़ीरो से बड़ा हो, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास है यहाँ पर एक और दी हुई है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट अ सब्जेक्ट हैज नो फैमिली हिस्ट्री ऑफ मूड डिसऑर्डर गिवन दैट अ सब्जेक्ट इज अर्ली। दिस इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इज रिटन एज पी एंड डी इन विच द वर्टिकल लाइन इज रीड गिवन। यहाँ पर जो रीड है ये वर्टिकल लाइन है ये वाली, इसको क्या कहते हैं, गिवन कहते हैं। यानी ए गिवन ई, ये भी आपने याद रखना है, एमसीक्यूज के तौर पर है कि वर्टिकल लाइन को क्या कहते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में, ठीक है। यहाँ पर हम उन्होंने कहा कि अर्ली सब्जेक्ट में जो गिवन सब्जेक्ट दिया हुआ है उसमें फैमिली के जो डिसऑर्डर्स हैं, ये वाले डिसऑर्डर्स, उनके बारे में पता लगाना है कि उनको है कि नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम इसको फार्मूला लगाए पी इंटरसेक्शन ई पी, तो ये हमारे पास फार्मूला आ जाएगा, ठीक है। सिंपली यहाँ पर अगर ये आप देखें तो यहाँ ये ई जो है ये बी की जगह पर है, ये जो हमने फार्मूला अभी देखा बी की जगह पर है, बाकी जो फार्मूला वो सारा सेम है, ठीक है। उसके बाद ये फार्मूला इन्होंने ट्रैक की लगा दिया, ए जो है वो 28 है और ई जो हमारे पास 141 है, ई वाला, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारे पास है कंक्लूजन में कि द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स में कंस्टिट्यूट सबसेट ऑफ टोटल ग्रुप का जो सबसेट होता है वो हो सकता है कि जो तमाम पॉसिबल आ रही हैं आउटकम्स आ रही हैं एक सेट से वो बना दें, ठीक है। तो उसके बाद ये बात बताई हुई है कि व्हेन प्रोबेबिलिटीज आर कैलकुलेटेड विद द सबसेट ऑफ द टोटल ग्रुप एज द डिनोमिनेटर द रिजल्ट इज अ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। यानी जब प्रोबेबिलिटीज को हम सबसेट के तौर पर लें डिनोमिनेटर में, तो उसको हम क्या कहते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की वजह बनती है, यानी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है। तो प्रोबेबिलिटी के दो रूल्स हैं, एक मल्टीप्लिकेटिव रूल है, एक जो है वो एडिटिव रूल है। तो मल्टीप्लिकेटिव रूल में हमारे पास इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। इंडिपेंडेंट इवेंट्स कौन से होते हैं, जो दो इवेंट्स हो, ए और बी दो इवेंट्स हैं,
और इनको इंडिपेंडेंट कहा जाता है जब एक अकरेंस ऑफ इवेंट ए हैज़ नो इफेक्ट ऑन द अकरेंस ऑफ इवेंट बी, यानी जब ए अकर होगा तो इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा कि बी अकर हो। ठीक है, सिंपली सी बात है। इंडिपेंडेंट इवेंट्स है यानी एक दूसरे पर इंसार नहीं करते, डिपेंड नहीं करते कि मैंने अकर होना तो तुमने भी साथ होना, ऐसा नहीं करते। एक होगा तो उसका दूसरे पर कोई असर नहीं होगा। डिपेंडेंट इवेंट्स, ये इंपॉर्टेंट हमारे पास इनके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, कि डिपेंडेंट इवेंट्स कौन से हैं? ये वो इवेंट्स हैं कि जब दो इवेंट्स वो एक दूसरे पर बिल्कुल डिपेंड करते हैं। एक की डिपेंड होने की जो इंसार है वो दूसरे पर भी होता है, जैसे कि टॉयस जो टॉस होती है क्वीन की, वो ले लें कि टेल के आने के भी उतने ही चांस हैं जितने के हेड के हैं, तो ये डिपेंडेंट इवेंट्स हैं। ठीक है, उसके बाद है मल्टीप्लिकेटिव रूल। में हमारे पास इसकी डेफिनेशन दी हुई है कि द मल्टीप्लिकेटिव रूल इज अ वे टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ टू इवेंट्स अकरिंग एट द सेम टाइम। एक ही वक्त में दो जो इवेंट्स अक्कर हो रहे हैं उनकी प्रोबेबिलिटी को मालूम करने का जो रास्ता है वो कौन सा है? मल्टीप्लिकेटिव रूल है। दो इवेंट्स एक ही वक्त में अक्कर हो रहे हैं, उनकी जो प्रोबेबिलिटी को फाइंड करने का रास्ता है वो कौन है? मल्टीप्लिकेटिव रूल है। So let's say that there are two events E and E. The multiplicative rule is a way to calculate the probability that events E and A occurs at the same time. यानी probability इनकी मालूम करनी E and A and E की। तो A and E इंटरसेक्शन के एंड भी पढ़ते हैं हम, इंटरसेक्शन E आ गया। जनरल रूल जो डिपेंडेंट इवेंट्स के लिए, ये रूल्स आपने याद रखने हैं। इसकी डेफिनेशन के बाद ये रूल्स आपने याद रखने के P A एंड E। तो P इंटरसेक्शन E, पी ए मल्टीप्लाई पी ई गिवन ए। ठीक है, एक तो ये हो गया इसका फार्मूला। दूसरा इसका फार्मूला जो है वो ये हो गया। ठीक है, ये यहाँ तक सेम है। बाकी पी ई मल्टीप्लाई पी इंटू ई ए गिवन ई। ठीक है, दूसरा फार्मूला ये हो गया। ये डिपेंडेंट इवेंट्स के लिए। ठीक है, उसके बाद जो इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए हैं उसमें पी एंड जो इंटरसेक्शन ई है ये सिंपली क्रॉस करते हैं एक दूसरे के साथ, क्योंकि इनका एक दूसरे के साथ क्या होता है? डिपेंडेंट नहीं होते, ये एक दूसरे पर इन्हिसार नहीं करते, इसलिए ये सिंपली इसका ये फार्मूला आपने याद रखना है। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लिकेटिव रूल को यहाँ पर अप्लाई करके हम क्या निकालने वाले हैं? प्रोबेबिलिटी। ठीक है, यहाँ पर अगर हम डिपेंडेंट इवेंट्स की बात करें, ए गिवन ई, ये हमारे पास ये गिवन किया हुआ है, ये इसका टोटल है, ग्रैंड टोटल है। इसको मल्टीप्लाई तकसीम करें तो ये जवाब आ जाएगा। और पी ई अगर मालूम करें तो ये ग्रैंड टोटल ऑफ न्यूमरेटर, ये वाला। ठीक है, ग्रैंड टोटल ऑफ न्यूमरेटर एंड द ग्रैंड टोटल ऑफ द डिनोमिनेटर, ये हमारे पास क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर यही बात जो हमने ऊपर देखी वो है। उसके बाद यहाँ पर फार्मूला लगाया हुआ है, ये हमारे पास डिपेंडेंट इवेंट्स का फार्मूला जिसमें दोनों इवेंट्स डिपेंडेंट हैं एक दूसरे पर। तो ये फार्मूला यहाँ पर हम इसकी क्या करेंगे? जस्ट कीमत जो होगी वो पुट कर देंगे। पी ई की हमारे पास जो यहाँ पर ये कीमत है पी की, वो पुट की। उसके बाद पी ए गिवन ई की जो कीमत है वो पुट की। हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, जो कि प्रोबेबिलिटी हमने इसकी मालूम की किसके ज़रिए? मल्टीप्लिकेटिव रूल के ज़रिए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये है, तो जो स्पेसिफिक मल्टीप्लिकेटिव रूल है प्रोबेबिलिटी का, वो स्टेट करता है कि फॉर एनी टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स ए एंड ई, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉर द जॉइंट अकरेंस ऑफ बोथ ए एंड ई इज द प्रोडक्ट ऑफ देयर इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज। यानी जो जॉइंट अकरेंस होगी वो तो इनके प्रोडक्ट होगा। यानी इसको आप यहाँ से सिंपली समझा, यानी दो, ये तो डिपेंडेंट इवेंट्स का ये वाला था ये फार्मूला, लेकिन आपको समझाने के लिए ये कर रहा हूँ कि जो इनकी अकेले की इंडिविजुअल की होगी ना प्रोबेबिलिटी, ये जैसे इसकी प्रोबेबिलिटी पी ई की, यहाँ पर अगर इसकी प्रोबेबिलिटी देख लें तो इनकी जो जॉइंट अकरेंस होगी, यानी ये सेम वक्त में एक ही वक्त में जो अक्कर हो रहे होंगे, तो उसका जो प्रोडक्ट होंगे इनके इंडिविजुअल से बनने वाले, उनको हम क्या कहेंगे? कि ये स्पेसिफिक मल्टीप्लिकेटिव रूल है। तो यहाँ पर एक एमसीक्यूज है कि इन जनरल वी कैन थिंक ऑफ मल्टीप्लिकेटिव रूल इज एंड रूल। ठीक है, इसको एंड रूल भी कहा जाता है या इंटरसेक्शन कह लें। ठीक है, तो यहाँ पर ये बहुत इवेंट ए एंड इवेंट ई मस्ट हैपन इन order for a certain outcome to occur, and if A and E are independent of each other, then one can say use specific multiplicator rule to calculate the probability of the outcome। जो सिंपल मल्टीप्लिकेटिव रूल है वो हम डिपेंडेंट इवेंट्स में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जब दो इवेंट्स अक्कर हो रहे हों एक ही वक्त में और इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट अक्कर तो हो रहे हैं, तो उसके लिए हम स्पेसिफिक मल्टीप्लिकेटिव रूल इस्तेमाल करते हैं। यहाँ स्पेसिफिक मल्टीप्लिकेटिव रूल और सिर्फ मल्टीप्लिकेटिव रूल जो है उसमें फ़र्क है।
मल्टीप्लिकेटिव रूल जो है वो डिपेंडेंट इवेंट्स के लिए इस्तेमाल होता है और स्पेसिफिक मल्टीप्लिकेटिव रूल इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए इस्तेमाल होता है, जिनसे हम इनको दोनों रूल्स को इस्तेमाल करने का जो तरीका है, यानी जो मकसद है वो क्या है कि उनसे प्रोबेबिलिटी को निकालना है, उनकी जो प्रोबेबिलिटी है वो मालूम करनी है। जैसे कि पीछे हमने देखा कि इट इज़ अ वे टू फाइंड प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पर हेटेरोजाइगस यानी जो जनरेशन है उनके बारे में थोड़ा बहुत बात की हुई है। तो यहाँ पर हम देखें अगर, तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव रूल की बात है। जो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, जो स्पेसिफिक मल्टीप्लिकेटिव रूल है, ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स का फार्मूला है, ठीक है। सिंपली उन्होंने क्या कहा है कि एक लेट ए, जो इवेंट ए है उसमें मदर कंट्रीब्यूट ए गैमेट करेगी और बी जो है उसमें फादर जो कंट्रीब्यूट करेगा वो ए होगा। तो मदर कंट्रीब्यूट ए एंड फादर कंट्रीब्यूट ए, पी ए इंटरसेक्शन बी। तो सिंपली ये इसका फार्मूला लगाकर हम क्या कर सकते हैं, इसकी जो रकम है, जो इसकी प्रोबेबिलिटी है वो निकाल सकते हैं। लेट्स लुक एट द पनट स्क्वायर। पनट स्क्वायर ये वही बात है कि कितने चांस है, एक 1/2 चांस है फादर से भी और 1/2 चांस है मदर से भी। टोटल चांस जो इसका है, जो इनका टोटल चांस है मदर से भी फादर से भी, यानी गैमेट के आने का जो चांस है वो 1/4 है, ठीक है। 1/2 फादर से, 1/2 मदर से, ठीक है। तो ये हम सिर्फ मल्टीप्लिकेटिव रूल के जरिए ही इनकी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। प्रोबेबिलिटी मेन होती है कि चांस होता है कि उससे कितना चांस है, उससे कितना चांस है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखें तो algebraic manipulation of the multiplicative rule stated earlier that it may be used to find any one of three probabilities in its statement if the order two are known। तो ये सिंपली सी बात इसने कही है कि जो मल्टीप्लिकेटिव रूल का algebraic manipulation है वो ये कहता है कि ये दो अगर इवेंट्स है, दो स्टेटमेंट्स अगर दी हुई हैं तो ये तीसरी स्टेटमेंट निकाल सकता है। सिंपली सी बात है, जैसे कि फादर जो गैमेट उस हिस्सा डालने वाला था वो कितना 1/2 है, जो मदर से आने वाला वो भी 1/2 है। दो स्टेटमेंट से तो हमें पता, तीसरा हमें पता ये चल जाएगा कि टोटल जो चांस है वो 1/4 है, ठीक है। तो जो डी रूल है वो देखते हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ये जो इवेंट्स हैं ये हमने पीछे भी देखा, पिछले लेक्चर्स में भी। दोबारा थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं कि ये दो दो या दो से ज़्यादा इवेंट्स होते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो अगर उनकी जो कॉमन है आउटकम है वो भी ना कॉमन हो, यानी जो उनके आउटकम आने वाली वो कॉमन ना हो और ना ही वो एक ही वक्त में अक्कर हो रहे हो। तो ये क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है। ये एक एमसीक्यूज है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। दो इवेंट्स है, एक ये है, एक ये, इनकी जो ये ना तो एक ही वक्त में अक्कर हो रहे हैं, ना ही इनकी जो आने वाली आउटकम है वो कॉमन होगी, ठीक है। नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का उल्ट जो होता है कि दो दो ये इवेंट्स जो नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे उनकी जो कॉमन होगी आउटकम आने वाली वो भी कॉमन होगी और वो एक ही वक्त में क्या है, अक्कर हो रहे होंगे, यानी दोनों इकट्ठे जो है अक्कर हो रहे होंगे। तो ये म्यूचुअल एक्सक्लूसिव का सिंपली उल्ट है। तो इसमें ये देख सकते हैं कि दोनों की जो आउटकम है वो भी कॉमन होगी और एक ही वक्त में इकट्ठे अक्कर हो रहे होंगे। एडिटिव रूल की बात करें तो यहाँ पर वही एग्जांपल हमें दी हुई है, ठीक है। यहाँ पर जो हमारा फार्मूला है वो यूनियन में चेंज हो जाता है, वहाँ इंटरसेक्शन था, यहाँ यूनियन था। सिंपली है, बाकी कुछ भी नहीं है। ये देख सकते हैं, वहाँ मल्टीप्लाई थी, यहाँ पर मल्टीप्लाई था, ठीक है। यहाँ पर जो था इंटरसेक्शन था। PEUL, एल जो ऑन सेट ऑफ द लेटर, जो लेटर आने वाला है उस सेट ऑफ द प्रॉपर्टी, उसके बारे में इन्होंने ले लिया था कि सारे जो है वो एक ही एग्जांपल ना रहे। तो यहाँ पर पी यूनियन एल, तो पी ई हमारे पास क्या है, ई हमारे पास है जो हमने देखा ई यानी टोटल इसका, ग्रैंड टोटल इसका, ठीक है, ई का और ग्रैंड टोटल, टोटल जो हमारे पास था सब्जेक्ट उसका। उसके बाद उसको प्लस जो हमारे पास एल जो है वो टोटल इसका और टोटल ये वाला, ठीक है। इसको जब हम इसे लिखेंगे प्लस लगाकर, इनको जब हम प्लस माइनस करेंगे तो ये हमारे पास जो है 1 इसका आंसर आ जाएगा। या सिंपली आप इसका जुजाफिया कर भी ले सकते हैं, 318 इसका दोनों का जुजाफिया कर आ जाएगा, ऊपर 141 प्लस 177 आ जाएगा। तो जब ऊपर भी इनके कितना आएगा, 318 आएगा। 318 जो है वो काट लिए जाएंगे और एक जो आंसर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। एडिटिव रूल फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, अगर हम देखें एडिटिव रूल म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के बारे में तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एडिटिव रूल जो है वो ये प्रोडिक्ट करता है कि ए ज़रब ए, यानी ना तो इनमें आउटकम आने वाली कॉमन है और ना ये क्या है इकट्ठे कर हो रहे हैं। तो यहाँ पर ये इसके दो डिमोनोट फिनोटाइप के बारे में इवेंट्स दिए हुए हैं। तीन इवेंट्स है कि टू ए गैमेट्स मीट गिविंग ए यूनोटाइप। एक ये इसका प्रोबेबिलिटी है, दूसरी ये है
कि ए गैमेट फ्रॉम मॉम मीट्स विद ए गैमेट फ्रॉम डैड ए गिविंग ए जीनोटाइप, यानी ए जो गैमेट मॉम से आएगा वो ये है, और जो बाप से आएगा वो बड़ा ए कर ले, ए जीनोटाइप आएगी, ठीक है। तीसरी जो इसकी प्रोबेबिलिटी वो ये है कि ए गैमेट फ्रॉम मॉम मीट्स विद ए, ये जो गैमेट छोटा मॉम से आने वाला मीट विद ए, यानी फादर से आने वाला ये ए जो है उसके साथ मीट करेगा और हमें जीनोटाइप देगा ए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास टू गेमेट्स मीट, ये वही बात है जो पीछे हमने देखे तीन जो हमारे पास आए थे। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ है, वो है इसका फार्मूला, जो बिग फार्मूला हमारे पास दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी का इंडिविजुअल इवेंट का, वो हमारे पास क्या है कि ये चांस तो हमने देखा था पीछे भी कि जो डिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं उनका जो चांस होता है, सॉरी जो इंडिपेंडेंट इवेंट्स है उनका जो चांस है वो कितना है, वो 1/4 है। वो कैसे है कि यहाँ पर अगर हम पी इंटरसेक्शन ए पी इंटू ए देखें, ए के अकरिंग का जो चांस है वो 1/4 है, बी का भी 1/4 है, सी का भी 1/4 है, इनको सारे को टोटल करें तो ये 3/4 बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इसका ये वही हमारे पास दिया हुआ शक्ल जैसे कि पीछे हमने देखा था, जिसमें फादर से 1/2 आ रहा था और मदर से 1/4 आ रहे थे गैमेट के जो चांस थे, लेकिन टोटल 1/4 बनता था। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर तीन गैमेट्स है, एक ये छोटा सा, एक ये और ये वाला जो था, ठीक है। ये इसके तीन चांस है, तो यानी एक इसका गैमेट के मिलने का ये चांस है, एक ये चांस है और एक जो ये चांस है, लेकिन नहीं ये चांस है इसका, ठीक है। तो लेकिन टोटल जो इसका चांस आने वाला वो हमारे पास 3/4 है। तो एडिटिव रूल की डेफिनेशन यहाँ थोड़ी सी दी हुई है कि अगर दो इवेंट्स ए और बी दिए हुए हैं तो प्रोबेबिलिटी जो इवेंट ए की होगी या बी की होगी या बोथ की होगी, तो वो इक्वल होगी प्रोबेबिलिटी की जो इवेंट ए में अकर होगा प्लस द प्रोबेबिलिटी बी अकर्स एंड माइनस द प्रोबेबिलिटी दैट द इवेंट्स अकर साइमल्टेनियसली। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर हम प्रोबेबिलिटी ले रहे हैं ए की या बी की ले रहे हैं या फिर दोनों की ही ले रहे हैं, तो इसके जो आउटकम आने वाली है ए की उसका प्लस होगा किसके साथ, जो आउटकम आएगी बी से, और माइनस होगा अगर इन दोनों की प्रोबेबिलिटी इकट्ठे आई तो उससे माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये रेडिटी रूल्स था, ये आपने याद रखना है। यहाँ पर एक और बात बताई हुई है कि अगर दो इवेंट्स अकर करें साइमल्टेनियसली, यानी ए इंटरसेक्शन इज समटाइम्स कॉल्ड एक्सक्लूसिव, और बी ये क्या होता है, इक्वल होता है किसके, ज़ीरो के। और अगर दो अकर करें साइमल्टेनियसली तो इसको क्या कहते हैं, इंक्लूसिव कहते हैं, ठीक है। और we use the DT rule to calculate, illustrate the definition of means of an example.